तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में प्राचीन इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। शुरुआती इंसानों के शारीरिक विकास से लेकर उन तरीकों तक जिनसे इतिहासकार हमारे अतीत को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं, हम जानेंगे कि आखिर हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। इस पूरे सफर को हम मुख्य रूप से 3 पड़ावों में समझेंगे। पहला, मानव का धीरे धीरे होने वाला विकास। दूसरा, इतिहास के अलग अलग कालखंड। और तीसरा, पाषाण काल और उस समय की जीवन शैली। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, मानव का क्रमिक विकास, यानी हमारे सीधे खड़े होने का सफर। मानव विकास का ये जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। सबसे शुरुआती होमिनिड से लेकर आधुनिक मानव यानी हम और आप होमो सेपियंस तक के इस सफर में हर एक कदम ने हमारे अंदर कुछ बहुत ही अहम शारीरिक बदलाव किए हैं। अगर हम अपने सबसे शुरुआती पूर्वजों को देखें तो रामापिथेकस 4 पैरों पर चलते थे, बिल्कुल जानवरों की तरह। लेकिन फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इन्होंने पहली बार 2 पैरों पर खड़े होना सीखा, भले वो थोड़ा झुककर चलते थे। अब क्योंकि उनके हाथ आजाद हो गए थे तो उन्होंने शुरुआती पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिले जीवाश्म इसी बात का पक्का सबूत हैं। इसके बाद एंट्री होती है होमो इरेक्टस की, और यहीं से इंसानी क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। ये वो पहले इंसान थे जो पूरी तरह से सीधे खड़े हो सकते थे। इन्होंने आग की खोज की और उसे कंट्रोल करना भी सीखा। ये अपने आप में नेचर पर जीत की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। इसके अलावा गुफाओं में रहना और पहले से कई बेहतर पत्थर के औजार बनाना मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, और इसके प्रमाण हमारे भारत में भी मिले हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, 1350 से 1750 सीसी, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये नियांडरथल मानव के दिमाग के आकार यानी उनकी क्रेनियल कैपेसिटी को दर्शाता है। दिमाग के साइज में हुई इस भारी बढ़ोतरी ने उनके सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर रख दिया और उनके लिए विकास के नए रास्ते खोल दिए। नियांडरथल मानव ने आज से लगभग 1 लाख साल पहले कला और नावें बनाने जैसी चीजें विकसित कर ली थी। लेकिन लगभग 34,000 साल पहले जब होमो सेपियंस आए तो उनके पास एक ऐसा कमाल का फिजिकल अपग्रेड था जिसने पूरी बाजी पलट दी, और वो था गर्दन का विकास। नियांडरथल के उलट होमो सेपियंस अपनी गर्दन आसानी से घुमा सकते थे। सोचिए, इस एक छोटे से बदलाव ने उनके लिए शिकार करना और आसपास के खतरों को भांपना कितना ज्यादा आसान बना दिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। अब हम देखेंगे कि इतिहासकार बचे हुए सबूतों के आधार पर हमारे अतीत को किन अलग-अलग कालखंडों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है पूरा ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। इसको पहचानने का सीधा सा रूल ये है कि इस समय का कोई भी लिखित या साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं है। हम पूरी तरह से सिर्फ खुदाई में मिली चीजों जैसे पत्थरों और औजारों पर ही निर्भर हैं। हमारा पूरा पाषाण काल इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये एक तरह का ग्रिज है। सिंधु घाटी जैसी बड़ी और जटिल सभ्यताएं इसी दौर की हैं। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इनकी अपनी एक लिपि तो थी, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इतिहासकार आज भी इन सभ्यताओं को समझने के लिए सिर्फ पुरातात्विक सबूतों पर ही टिके हुए हैं। और फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज। ये सिंधु घाटी के बाद का वो समय है जहां हमारे पास खुदाई में मिली चीजें भी हैं और पढ़े जा सकने वाले लिखित ग्रंथ भी। इन दोनों के मिलने से हमें उस समय के मानव समाज की एक एकदम क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर मिल जाती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, जहां हम पाषाण काल और इंसानों के एक स्थायी जीवन शैली अपनाने के सफर को समझेंगे। ये सोचना अपने आप में कितना अद्भुत है कि इस पूरे युग का इतिहास, इसकी पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ उन पत्थरों से निकाली गई है जिन्हें शुरुआती इंसानों ने रोजमर्रा की जिंदगी और अपना वजूद बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। पत्थरों की इसी अहमियत के कारण ही इसे पाषाण काल कहा जाता है। मानव समाज का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में हुआ। पूरा पाषाण काल में इंसान पूरी तरह से खाना बदोश था, सिर्फ शिकार करता और खाना जमा करता था।
फिर आया मध्य पाषाण काल, जो एक ट्रांजिशन पीरियड था, यानी पुराने और नए के बीच का एक अहम पुल। और आखिर में नव पाषाण काल ने तो जैसे पूरी तस्वीर ही बदल दी। इंसान ने पशुपालन शुरू किया, खेती करने लगा, एक जगह टिक कर घर बनाने लगा और मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। नव पाषाण काल के बारे में सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये बदलाव पूरी दुनिया में रातों रात एक साथ नहीं हुआ था। उस वक्त भी दुनिया की सिर्फ आधी आबादी ही खेती और बर्तनों के साथ एक स्थायी जीवन जी रही थी। बाकी के 50% लोग तब भी अपने उसी पुराने खानाबदोश तरीके से ही जिंदगी गुजार रहे थे। विकास कभी भी हर जगह एक ही स्पीड से नहीं होता। जैसे जैसे हम अपनी इस एक्सप्लेनर के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर प्राचीन इतिहास को पत्थर के औजारों और मिट्टी के बर्तनों से पहचाना जाता है, तो जरा सोचिए, भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के युग को किन चीजों से डिफाइन करेंगे? हम अपने पीछे ऐसी कौन सी विरासत छोड़कर जा रहे हैं? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।